नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। सबसे बड़े चुनावी रण में किसने बाजी मारी है ये कल पता चलेगा सुबह 6 बजे से ही। काउंटिंग को लेकर हम आपको पल पल का अपडेट देंगे, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं जो संकेत दे रहे हैं कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत की भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन विपक्ष एग्जिट पोल पर सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष के नेताओं को एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जनता एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर क्या कहती है, वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है, इसे लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे किया है। लोगों की राय जानी है और जनता की राय क्या है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले सुनिए विपक्ष की ओर से एग्जिट पोल को लेकर क्या क्या कहा गया है और बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया है। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ज्ञापन देकर के अपील की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उपद्रव और दंगा न होने दिया जाए। मतगणना शांतिपूर्वक। तो 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम अभी आए नहीं हैं, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान किस तरीके से आ रहे हैं वो आपने सुना। अब एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट पोल में आखिर क्यों एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और इसे लेकर लोगों के जहन में, लोगों के मन में क्या सवाल हैं, उसके जवाब हैं। इसे लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए। हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए और उनसे इस पर राय जानने की कोशिश की। उन सवालों को मैं आपके सामने रखूंगा। तमाम सारे एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। जो सवाल पूछेंगे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल वाले आंकड़ों पर आपकी राय क्या है? 79% यानी कि 79% लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल के दावे सही हैं। 18% लोगों ने कहा एग्जिट पोल के दावे गलत हैं और 3% ऐसे लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। साइना एनसी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, नेहा यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगी, सुमित्रा गोयनका जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ होंगे, एडवोकेट चांदनी प्रीति शाह हमारे साथ मौजूद होंगी, सैयद जवाद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और निरुक्त भार्गव भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अजीत मेंदोला भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अजीत मेंदोला के पास जाऊँगा। अजीत साहब, कई सारे सवाल है जो हमने पूछे। पहला सवाल आपके सामने कि एग्जिट पोल में पीएम मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, क्या मानना है? देखो मनोज, मैंने अभी जो पूरा चुनाव देखा, जो 2.5 महीने चुनाव चला, मैं पहले तो यही नहीं समझ पाया कि क्या विपक्ष चुनाव लड़ रहा था। मेरा सवाल ये, मेरे को विपक्ष कहीं चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखा। 2014 के बाद इस देश की राजनीति बदली है।
फेस वैल्यू चुनाव हो गया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के फेस पे चुनाव हुआ 2014 2019। कैंडिडेट कौन थे इससे किसी को लेना देना नहीं था। सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2014 में वोटिंग हुई, 2019 में वोटिंग हुई और भारी बम्पर मतों से जीते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के फेस पे चुनाव हुआ, वो लगातार 3 चुनाव जीत गए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको पता है कि भाई एक फेस होना जरूरी है, अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये तय नहीं कर पाया पिछले 10 साल में कि विपक्ष का फेस कौन होगा, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं चुनाव जीतने की? नंबर 1। नंबर 2 बात, आप एक ऐसा बेमेल गठबंधन बन गया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में आप गले में हाथ डालेंगे और पंजाब में जाके आप उसको झटकेंगे। अजीब सी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी आपके खिलाफ केरल में चुनाव लड़ेगी और क्या कहते हैं, आप यहाँ उसके साथ गले में हाथ डालोगे। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। अगर वो रायबरेली वायनाड जीतेंगे दोनों जगह, तो उनके लिए दोनों जगह से इस्तीफा देना, इस बार अगर रायबरेली से इस्तीफा देते हैं तो संकट है, वायनाड से देते तो और बड़ा संकट है जी। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, अगर वाकई एग्जिट पोल वाला रिजल्ट जैसे संभावना है कि यही आएगा और केरल में बीजेपी ने अगर एंट्री कर ली, उसके बाद कम्युनिस्ट जो वाम दल गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी को वहाँ से भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर बीजेपी ने यहाँ पे एंट्री हो गई है तो भविष्य हमारा खतरे में, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अब इधर उत्तर प्रदेश में मेरे को लगता है कि अगर जो परिणाम अगर यही आते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 1 या 2 सीटें कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट ही जीती है 2 जीती है, वो देखने वाला होगा, कल देखेंगे। तो कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया में तो फिर कांग्रेस वैसे भी कमज़ोर होती जा रही है। और दोबारा से अगर रायबरेली से इस्तीफा दे के प्रियंका को चुनाव लड़ाना है तो भाई पहले ही लड़वा लेते, क्या दिक्कत थी? सच बात यह है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, वो जानते थे कि क्या संकट आने वाला है। नंबर 2, एक और बात, राहुल गांधी ने अपने पार्टी के पुराने रणनीतिकार कार्यकर्ताओं नेताओं के बजाय आप एनजीओ के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके एनजीओ के लोग आपको चुनाव लड़वा रहे हैं। आप बताइए। दूसरा, आप सोशल मीडिया में वो लोग जो पिछले 10 साल से मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, उनके भरोसे आप करेंगे भाई हमको बाकी मीडिया से ज़रूरत नहीं, वो सोशल मीडिया हमको चुनाव लड़ाएगा। आपके कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में आते हैं, कोई नेता मिलता नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपस में आप लड़। देखो, मैंने देखा है कि इस बार जहाँ पे भी कांग्रेस अगर चुनाव जीतेगी वो कैंडिडेट जीतेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। मैं राजस्थान की बात करूँ या मध्य प्रदेश की बात करूँ या उत्तर प्रदेश की बात करूँ, अब आप कहीं पे भी अगर कांग्रेस पार्टी 1 सीट भी निकालती है तो वो कैंडिडेट जीता नहीं। और भयानक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जिस पार्टी के साथ गठबंधन, यानी कि कांग्रेस नेता की अगर सभा हो रही है तो वहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और झंडा नहीं दिखाई देता है, और अगर आम आदमी पार्टी की सभा हो रही है तो वहां पर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता और झंडा उस तरीके से दिखाई नहीं देते। ये कंफ्यूजन है आपके कार्यकर्ताओं में, आपके नेताओं में, आपकी चुनावी प्लानिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे चुनाव जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। सर्वे का जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी बड़ी जीत की गारंटी बन गई है? 82% लोगों ने कहा हाँ बन गई है, 17% लोगों ने कहा नहीं बनी है, और मात्र 1% लोग थे जो उसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे देखते हैं हिमांशु? मैं तो बड़ी सीधी बात कहूंगा भैया, दोनों सवाल में आपको 79-80% लोग जो विश्वास रखते नजर आए। ये बड़ी सीधी बात बता रहा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का चेहरा चुनाव के इर्द गिर्द, चुनाव के सेंटर में, चुनाव उनके इर्द गिर्द, उनके चेहरे के आजू बाजू होता रहा। और ये लार्जर देन लाइफ इमेज है ना, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कहना और करना, ये एक बात होती है, वादा देना, वादे को 5 साल में पूरा करना और लोगों को डिलीवर करना। ये जो चीज़ है ना, वो भारतीयों ने आज तक देखी नहीं। शायद इसी वजह से वो 70 साल से जो लोग कहते थे कि हम तो इंदिरा माई को वोट देंगे, मैंने वो देखे हैं जगह जहां पर लोग आज भी इंदिरा माई को याद करते हैं, इंदिरा माई के हाथ को हम वोट देंगे। वही लोग जाके बोलते हैं नहीं अब तो फुल पे वोट दिए। क्यों? क्योंकि मोदी है ना। देखिए, देश की राजनीति जो एक समय में हाथ और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो बदल के आज भाजपा की ओर चली गई है। और ये जो बदलाव हमें दिख रहा है ना, ये बदलाव मैं सीधी भाषा में कहूंगा, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इनटू भारत हो रहा है।
इंडिया से भारत होने की कगार पर जब राष्ट्र खड़ा है तो ये निर्माण का एक ऐसा वक्त है जहां पर एक आम आदमी जो बहुत ज्यादा नहीं जानता, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर उसको पता है कि अगर मुझे भी प्रोग्रेस करना है, अगर मैं वो 23% लोगों में हूं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर आए हैं, तो मुझे इससे ऊपर जाके मिडिल क्लास तक पहुंचना। और वो पहुंचने के लिए पहुंचने के लिए आपको मोदी का साथ देना होगा। ये एक बड़ा संकेत है। सर्वे का तीसरा सवाल लेता हूं कि नतीजों के बाद विपक्ष के नेताओं के लिए बड़ा बहाना क्या होने वाला है। 54% लोगों ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना, 18% लोगों ने कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, 20% लोगों ने कहा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और 8% लोग इसमें से कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। निरुक्त भार्गव, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही सब बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पहले से ही इस तरीके की भूमिका बनाना शुरू कर दी थी। चाहे वो मामला ईसीआई का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सरकारी मशीनरी हो, या कोर्ट्स का मामला हो, हर प्रकार से ईवीएम को लेकर हो, उसको लेकर शुरू से ही उन्होंने किस प्रकार का वातावरण निर्मित करने की कोशिश की है कि अगर परिणाम उनके खिलाफ जाते हैं, वो जाते हुए दिख रहे हैं, तो पहले से ही हम इस प्रकार से लोगों में मैसेजिंग कर दें ताकि उनको मतलब इस तरीके से एक फेस सेविंग एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं आगे जाके उन्होंने तैयारी भी कर ली है कि जो है मुख्यालय में वही तैयारी है। हाँ, और वो पहले से प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। और इस प्रकार से आज बयानबाजी हुई है, सब प्रकार के नेताओं ने इस प्रकार से बयानबाजी की है और एक तरीके से उकसावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वहाँ पर हिस्सा करना, वोटिंग सेंटर पर, काउंटिंग सेंटर पर, और इस प्रकार से जो है वहाँ पर मतलब वाद विवाद की स्थिति बनती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं। शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। शाइना जी, आप क्या मानती हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल पर तमाम विपक्ष के नेताओं की बयान भी निकल कर आ गए और बयान किस तरीके से वो देखा गया, चुनाव आयोग पे आरोप लगा दिया गया खुद जयराम रमेश ने, और परिणाम आने के बाद हमने जो सर्वे में सवाल पूछा है कि परिणाम आने के बाद विपक्षी नेता किस तरह के आरोप लगाने वाले हैं, कौन से सवाल उठाने वाले हैं, उस पर जनता की राय भी, आपकी राय। देखिए, आज का दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहस में जाना चाहिए, क्योंकि हार और जीत बिल्कुल स्पष्ट रूप से एग्जिट पोल हो या फिर जो जनादेश हैं उन्होंने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही वो चाहेंगे कि अगले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और उनके शासनकाल में ही हो। रही बात विपक्ष की, अफसोस इस बात का होता है कि वो बार बार ईवीएम्स की बात करते हैं, एग्जिट पोल की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, गाली गलौज पे उतरते हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है और सच्चाई सबके सामने है। तो ये बेबुनियादी आरोप लगाना मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी ये है कि हार जीत तो होती है, लेकिन वो हार जीत में जो जीता वही सिकंदर। आपको विश्लेषण करना है तो प्लीज आप कीजिए, आपको मुद्दे पे चर्चा करना है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ जनता और जनता है तो मुमकिन है। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये जनता ने तय किया और ये रेफरेंडम है पब्लिक का, तो ये पब्लिक की स्वीकारता है, पब्लिक का हम स्वागत करते हैं। और आते हुए दिन में जो आपको सकारात्मक रूप से कोई सवाल मुद्दे पे चर्चा करना है तो स्वागत है आपका, लेकिन सिर्फ अफवाहें फैलाना, ड्रामा करना, विक्टिम कार्ड खेलना और झूठ फैलाना, आज भी यही हुआ और उम्मीद करते हैं कि कल परिणाम आने के बाद शायद यही हो, या तमाम तरह के संकेत निकल कर आए। सर्वे का एक और सवाल है, और वो सर्वे का एक और सवाल है कि 2024 के चुनावों का कांग्रेस पर बड़ा असर क्या होगा। 20% लोगों ने कहा कि खड़गे पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, 55% लोगों ने कहा ब्रांड राहुल कमजोर होंगे, 18% लोगों ने कहा प्रियंका को कमान सौंपी जाएगी, और 7% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ उन मेहमान हैं, उनके पास हम चलेंगे। नेहा यादव हैं। नेहा जी, आप क्या मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस पूरे चुनाव में कोई मुद्दे नहीं।
जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री जी जो लगातार प्रचार करने में व्यस्त थे, एक भी मुद्दा जनता के हित का उन्होंने अपने भाषणों में नहीं बोला। तो जनता इन्हें किस आधार पे वोट दिए? विपक्ष के पास मुद्दे थे। अभी मुझसे पहले कई लोग चेहरे की बात कर रहे थे। मैं साफ बता देना चाहती हूँ, जनता ने किसी चेहरे पे वोट नहीं किया है, जनता ने मुद्दों पे वोट किया है। आप इस देश की जनता को मूर्ख समझने की भूल मत करिए। इस देश की जनता बहुत समझदार है। नेहा जी देखिए, जनता ने स्वीकारना महंगाई चाहिए। के देखिए खिलाफ वोट आप किया लोग है। स्वीकार नहीं रहे हैं। फेस वैल्यू वाला चुनाव हो गया अब 2014 के बाद। अगर आप स्टेट में, अगर आपके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फेस नहीं होंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे कभी भविष्य में। अखिलेश की जगह आप कोई और फेस बना दीजिए। आप वहां पर जो वोट पड़ेगा, सुनिए फेस। बहन जी एक बात भी बराबर समझ लीजिए, आपको एक सवाल दिया गया है, सवाल के ऑप्शन दिए गए हैं, ये कार्यक्रम उसी के तहत है। यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, अखिलेश बाबू ने क्या किया या राहुल जी ने क्या किया की बात नहीं हो रही। ये सवाल है, आंकड़े निकल के आए हैं, ये इसके आप ऊपर तय नहीं आपका कमेंट करेंगे। दीजिए। या आप कौन होते हैं तय करने वाले कि अगर मोदी जी पे बहस नहीं होगी, जो सवाल दिया है उसी पे उत्तर मिल रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है तो अभी आप समझ में आ गया, बस यही चाहता था मैं, आपको यही सुनना चाहता था है, मैं, यही दिक्कत है, यही कि चाहता विपक्ष था कुछ मैं। नहीं बोले तो आप बोलने मत दो। यही सुनने चाहता वाले देखिए को हिमांशु भट्ट साहब, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो देश के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो जनता की नब्ज को पकड़कर, फिर नब्ज को पकड़कर उसके हिसाब से चलती हैं। लेकिन आज की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती है कि जनता कौन होती है तय करने वाली, तय तो हम करेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, तय हम करेंगे कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए, और तय भी हम खुद कर लेंगे कि हमारी पार्टी का चेहरा कौन होगा। जनता पसंद करे, कार्यकर्ता पसंद करे, नेता पसंद करे, इससे कोई मतलब नहीं है और उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे। चांदी जी हमारे साथ मौजूद है। चांदी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? एक मिनट, मेरा निवेदन है, ये मुझसे पहले ये कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा था मुझे ये नहीं पता है, लेकिन जो भी बीच में डिबेट में डिस्टर्ब कर रहा है वो बड़े ही वाहियात व्यक्ति है, जिन्हें डिबेट का डेकोरम भी नहीं पता है कि किसको कहाँ कब बोलना है। सब नहीं, सीख लेंगे, आपसे सीख लेंगे डिबेट का डेकोरम। कोई चिंता की बात नहीं। कल शाम तक सीखेंगे, कल दोपहर और जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी सीख लेंगे। मांझी जी जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी सीख लेंगे। भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीख ही रहे हैं और सीखते सीखते 2024 में जीते, फिर 19 में जीते, और अब जो हालात हैं, एग्जिट पोल के जो तमाम आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो 23 में भी जीत जाएंगे, 24 में भी जीत जाएंगे। तो सीखते रहेंगे। सीखने से ही ये कहा जाता है ना कि आपके पास कितना भी ज्ञान है लेकिन लेते रहिए, सीखते रहिए। आप लोग मत सीखिए, आप लोग मत सीखिए। प्रीति जी, चांदनी जी आप कुछ कह रही हैं, बताइए। जी एक्चुअली इतनी बहस करने की जरूरत है, यानी देखो विपक्ष के पास मुद्दे थे नहीं थे, मोदी जी ने 10 सालों में क्या किया, हमारे पास क्या है ना, एक पैटर्न बन चुका है, अलायंस जो बना हुआ है। ये पहली बात तो नेहा जी, आप ऑपोजिशन से, आप पहले मुझे ये बताइए ये किस तरीके का अलायंस है जहाँ पे एक स्टेट में आप और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं, एक स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं, वायनाड में सीपीआई के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में अलग लड़ रहे हैं। तो वैसे आप एक साथ है लेकिन स्टेट वाइज आप अलग है। आप जब बोलती है ना कि दिस इज नॉट अबाउट फेस, ये बिल्कुल फेस के बारे में है, क्योंकि अगर आप विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो अब अगर आप देखते हैं एमसीडी और विधानसभा के चुनाव, तो वहां पे 30 to 32% वोट बीजेपी को जाता है, उसका शेयर इतना होता है। लेकिन जब लोकसभा होती है तो उसमें बीजेपी का वोट शेयर 50 to 55% हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, दैट्स द मोदी वोट। ये बड़ा डिफरेंस है और ये एग्जिट पोल में भी साफ तौर से नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इस मसले पर क्या कहते हैं, एक बार सुन। जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। हम किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हम लोगों का तो मीडिया के ही एग्जिट पोल में अगर देखा जाए, मोदी जी के ही एग्जिट पोल में, तो हम लोगों का बिहार में 14% का पॉजिटिव स्विंग दिखाया गया है और वहीं भाजपा एनडीए का जो है 6 से 7% नेगेटिव स्विंग दिखाया गया है। तो हमको लगता है इससे ज्यादा हम लोगों का स्विंग बढ़ेगा। आत्मविश्वास इसे ही कहा जाता है और अति आत्मविश्वास भी इसे ही कहा जाता है। सर्वे का एक और सवाल,
अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो बड़ी उम्मीद क्या है? 27% लोगों ने कहा पीओके का विलय, 18% लोगों ने कहा ज्ञानवापी का हल, 38% लोगों ने कहा कृष्ण जन्मभूमि का हल और 17% लोग ऐसे थे जो इनमें से दिए गए किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। सैयद जवाद मेरे साथ मौजूद है। जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आखिर में वक्त देने के लिए, आपका शुक्रगुजार हूँ। अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करता हूँ कि वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, बदलेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। अगर यही बात थी जो बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे कह रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट जो है अपने 10 साल के कार्यकाल पे मांगना चाहिए था। उनको ये बताना चाहिए था कि मैं अग्निवीर जैसी योजना लेकर के तुम्हारे बीच आया हूँ। साथियों, मेरे देश की आवाम, मुझको वोट दो। मैंने इस देश के अंदर जीएसटी नाफिज कर दी थी, मुझको वोट दो। मैंने जो है कोरोना के अंदर इतना जबरदस्त मैनेजमेंट करा था कि लोगों के बीच जो हाहाकार मची हुई थी उसको मैंने यूं सॉल्व कर दिया था। मैंने वैक्सीनेशन करवाया, मुझको वोट दो। मान्य, प्लीज अलाउ मी सर, दिस इज टोटली अनफेयर, अलाउ मी टू स्पीक। आप अपने समय पे बोलिएगा, ये बीच में अगर आप डिस्कस करेंगे। सर आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी आवाज जो है वो आपसे ज्यादा लाउड होगी। नहीं ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, आप पूरी बात सुन लीजिए। यही तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दो अल्फाज बोल लीजिएगा। अरे मैं कह रहा हूँ विपक्ष की यही ना कमी चलते है। हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। दिन रात मोदी मोदी करिए सर, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुन तो लीजिए, थोड़ा सब्र के साथ सुन तो लीजिए सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप बड़े हैं सर, थोड़ा तो सुन लीजिए। 20 सेकंड नहीं बोलने दिया आपने। चलिए, आप विद्वान हैं, 20 सेकंड ले लीजिए। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं सवाल कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के कार्यकाल पे वोट क्यों नहीं मांगा? आप कभी मंगलसूत्र पे मांग रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर मांग रहे हैं, नहीं तो कभी इसका मस्जिद सैयद मंदिर साहब के नाम इसका पे मांग जवाब रहे हैं, इसका जवाब हिंदू कोई और मुसलमान नहीं दे के नाम सकता। पे मांग रहे हैं। सैयद साहब इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। इसका जवाब शाइना एनसी दे सकती है। शाइना जी इसका जवाब बोलिए। अगर ऐसी शाइना जी जवाब दे 52 डिग्री में 53 डिग्री में लोग, आप सही कह रहे हैं, जवाब ले विपक्ष नहीं लीजिए लड़ रहा महाराज। था, विपक्ष नहीं लड़ रहा था, शाइना जी जनता जवाब दे लड़ रही है ना, थी। वो बीजेपी जनता से है, भारतीय जनता पार्टी वो से लड़ रही बीजेपी थी। से है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो अरे जवाब बोलने कहाँ देंगे। दिया? 10 सेकंड सर बैठे हुए हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड नहीं बोलने देंगे। लोगों की विपक्ष की भी तो आवाज चली जाए, मनोज जी, वो आवाज चली जाए जो लोगों के बीच की है। आप विद्वान लोग अरे आपने जो सवाल उठाए हैं माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ, अरे उसका आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लें। आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब ले लें। अरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए पहले। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले क्या? आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले, जवाब ले, जवाब ले। शाइना जी, शाइना जी, आप 4 लोग अगर सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल शाइना है जी, सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाटुकार शाइना नहीं जी, हैं आप, शाइना जी, पत्रकार हैं, चाटुकार नहीं है ना। हम तो ये कह रहे हैं, बीच सवाल भी तो हम रखेंगे। तो ये कह रहे हैं क्या बात हो आप गई? शाइना जी, सर पत्रकारिता में चाटुकारिता में सुनिए, फर्क सुनिए, है, इसको मत लेकर के एक बार आइए। सुन लीजिए, आप बड़े हैं, मैं मैं सम्मान नहीं, करता हूँ, नहीं, लेकिन अरे आप- जो आप 2014 से सुन लीजिए, जवाब साहब 2014 से, जवाब साहब 2014 से पत्रकारिता सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? और 2023 पे आ गए, 24 पे आ गए। आप नेतागिरी सीख लीजिए, आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, नेतागिरी सीख लीजिए। नेतागिरी जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, नेतागिरी सीख लीजिए। नेतागिरी कैसे होती है पहले उसे सीख लीजिए। और अगर ऐसी नेतागिरी होती ना, ऐसी नेता राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। काल के अंदर कितनी शाइना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, शाइना जी, कौन से सवाल करेगा? अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शाइना जी। अपने सेलेक्टिव जो है पत्रकार को मनोज जी, पूजा करके देंगे। आपको सिलेक्टिव सिलेक्ट ये जो अजीत मंडल आज अजीत आपको पता है मंडल 2 आपको रुपए जो है, सिलेक्टिव नजर आते हैं। अजीत मंडल आपको सिलेक्टिव नजर आते हैं। जरा राहुल गांधी से पूछिए उनका नाम, राहुल गांधी बताइए कि अजीत मंडल कौन है? क्यों नहीं विपक्ष जीत रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? विपक्ष क्यों नहीं जीत रहा है? मैं विपक्ष नहीं जीत सवाल रहा है, आपने वो सुनना नहीं पूछा चाहता, मनोज जी, उनको सुनना ही नहीं शांत
चाहता। अब सुनने की आदत डालिए। शांत आप कीजिए। आप देखिए, आप मुझे बताइए नेता कौन है आपका? आप नेता बताइए। नेता आपको बता दे रहा हूं कौन है शांत नेता? कीजिए। आपको बता अरे कोई नेता तो बताओ। नेता बता अरे दे हम रहा है, बताएंगे सर। आपको। चलिए मैं सर्वे का सवाल लेता हूं, छोड़िए, इस बहस में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है सर्वे का सवाल। अगला सर्वे का मैं सवाल ले लेता हूं। अगला सर्वे का सवाल है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनेगा? 73% लोगों ने कहा हाँ, 21% लोगों ने कहा ना, और 6% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। शायद ही जवाब कीजिए, ये चीखने का मैच नहीं चलता है। आज के दिन तो बहस होना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ आपको जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। आपने पूछा कि अगर मोदी जी तीसरी बार बढ़े तो क्या उम्मीद है? मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ, जनता को विश्वास है कि हम एक विकसित भारत और जिस प्रकार से मोदी जी ने 7 करोड़ लाभार्थियों की जिंदगी में परिवर्तन लाया, उस परिप्रेक्ष्य में वो आगे काम करते रहेंगे अगले 5 साल। तो बताइए, अभी अब जो पहले 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का चाइना जी कर्ज है भारत के ऊपर। आप बताइए कितना कर्ज होगा? सर 9 लाख करोड़ रुपए का। 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी थी वो कब हो जाएगी? कब तक हो जाएगी? 5 साल में हो जाएगी। रुपए और डॉलर का जो कंपैरिजन था वो घट जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे। जो महंगाई है वो घट जाएगी। जो कड़वा तेल घरों में खाने वाला आता था वो सस्ता हो जाएगा। दूध सस्ता हो जाएगा। सीएनजी सस्ती हो जाएगी। जो गैस घरेलू जवाब ले गैस लीजिए, मेरा समय बहुत कीमती है। बता दीजिए। सही साहब, मेरा समय कीमती है, वो जवाब दे लीजिए, जवाब ले लीजिए। क्या होगा? या वही चंद उद्योगपतियों को और कर्ज लेकर के उनको भगाया आप ही बोलते रहेंगे। उज्ज्वला मिलता है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलते हैं, 680 मेडिकल कॉलेज बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, 150 एयरपोर्ट बनते हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जो ईमानदार है, ऐसे बेमतलब है ये डिबेट। मुझे नहीं लगता है कि किसी को जवाब सुनना है। जो नतीजे हैं वो चलिए सर्वे का एक और सवाल, सर्वे का अगला सवाल 2024 के चुनावों में क्या ब्रांड मोदी और भी मजबूत हो गया है? 76% लोगों ने कहा हाँ, 23% लोगों ने कहा ना, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, अगला सवाल, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार में लिप्त कई और नेता जेल जाएंगे? 69% लोगों ने कहा हाँ, 23% लोगों ने कहा ना, और 8% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। मेंदोला जी, आपसे जवाब। भाई साहब, जो मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल होगा, और ये उसका लाभ मिला है। अगर ये जितने आपने देखोगे, केजरीवाल जेल में गए, आपके झारखंड वाले हेमंत सोरेन जी जेल में गए, तमाम लोग जेल में गए। देखिए क्या है, हो क्या रहा है, हमारे भाई साहब जो है, ये हमारे सैयद साहब ये सुनने को नहीं करना, ये सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल सुनिए, एक मिनट, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सब, अरे आप सुनिए, कांग्रेस, अरे भैया सुनिए, आप सुनिए, अरे आप सुन ही नहीं रहे, आप सुनिए तो सही। कांग्रेस को सुनिए नहीं, 100 से अधिक टिकट तो कांग्रेस के। अरे मेरे भाई ये तो सुनो कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा गाली किसने दी? सही साहब, आपको एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है, मेंदोला जी एक मिनट, अरविंद केजरीवाल ने एक दिन के लिए बना दीजिए। सही साहब, अरे मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ज्यादा भ्रष्ट का, अरे भाई मेरी तो सुन लो, चोर का, शायना जी को अपना टीवी ऑन करना पड़ रहा है, ये देखने के कौन भाई साहब आ गए जो किसी की सुनने को तैयार नहीं। जेल भेज दूंगा। नहीं सुनिए तो सही। अरे कहाँ सुनने को तैयार हो यार? आप लोगों का क्या कैरेक्टर है आपका? आप पूरे 5 साल घर एसी के अंदर बैठे रहेंगे यार। हिमांशु भट्ट इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मेंदोला जी इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे तो भारत के आप सुन नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने हमारी बाकी की जो तो महिला गेस्ट बैठी है वो पूछ रहे, सवाल पूछना चाहती है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। आप इकलौते हो यार जो बोले हुए। मुझे बताओ ना, आप एआईसीसी में कहा, एआईसीसी केरल का आप जीत रही है, अब वो जीत के दिखा। अरे भाई साहब, अगर बोलने से सीटें आ जीती ना,
तो 543 सीट आपको मिल जाती अगर बोलने से सीटें आ जाती। मैं ये कह रहा हूं सुन तो लीजिए, आप अपने बारे में सोचे। भ्रष्टाचारी कहाँ जाएंगे? हमने कहा भाजपा के द्वार। अपने बारे में सोचे। आपने अरविंद जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा उसका पद, उसका बड़ा मैं सम्मान। हैरान हूं, कांग्रेस से गठबंधन करने का अरविंद केजरीवाल से क्या मतलब था? जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस ओपी राजभर से क्या था? आपने नीतीश कुमार ने दिन रात पानी पी पी करके गालियां दी, उसके बाद आपने गठबंधन करा। कांग्रेस उसके बाद जयंत चौधरी के साथ आपने गठबंधन करा, दिन रात पानी पी पी करके गालियां। भैया सर्वे का एक और सवाल ले लो अंतिम। अरविंद सर्वे का एक और सवाल ले लें कि क्या कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदल की जरूरत है? अरे सुनो यार, सुन लो। अरे ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, जरूरी चीज है। आपसे सवाल पूछूंगा। जो सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदल की जरूरत है? 63% लोगों ने कहा हाँ, 30% लोगों ने कहा ना, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सैयद साहब, ये सवाल आप ही से पूछूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर इस बार कांग्रेस हारती है तो राहुल गांधी को खुद पीछे हट जाना चाहिए। अब जवाब आप दे दो। देखिए, राहुल गांधी साहब इस देश के तमाम गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं की आवाज हैं। हाँ। और जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करी, हाँ। वो गरीब यहीं आपकी ओखला मंडी के अंदर उनके सीने से लग करके हाँ। एक सब्जी बेचने वाला रोता है, उसका दर्द अगर कोई समझता है तो राहुल गांधी साहब है। महिलाओं का दर्द अगर कोई समझता है तो राहुल गांधी साहब है और कांग्रेस है। गरीबों का अगर कोई दर्द समझता है तो राहुल गांधी साहब है। और देखिए शायना जी कितनी खुश है, शायना जी कितनी खुश है, माननीय प्रधानमंत्री शायना जी इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। नहीं, ये सही कहने की राहुल देखिए कितनी खुश है राहुल गांधी। यानी कि 24 के बाद 29 की भी छुट्टी। ये उन्हीं का दर्द निकल सकता है। बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि मुझे लगता है कि आज बहस हो नहीं पाएगी, और अगर चीखने चिल्लाने से ही अगर सीटें मिल जाती तो शायद सही साहब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल जाती। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पूरी परिचर्चा में मौजूद रहे। और फिलहाल जो आंकड़े हमारे फैसला आपका में हमने तमाम सारे जो सर्वे के सवाल दिखाए।